किसकी है हवा, किसकी है बयार, चुनावी रण चमके है तैयार। देखते हैं अब की बार 2022 में आती है किसकी सरकार। इसी के संदर्भ में मैं बात करने आया हूँ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता वैभव माहेश्वरी जी से। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा, तत्कालिक परिस्थितियाँ क्या चल रही हैं, आप लोगों की क्या रणनीति है आगे के चुनाव में आने के लिए? देखिए, उत्तर प्रदेश के चुनाव पूरे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहली बार कोई पार्टी यहाँ पर शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, रोजगार की बात को लेकर उतरी है। लेकिन एक दूसरा डर भी है, वो है कोरोना के बढ़ते हुए इन्फेक्शन के मामले। तो इस समय चुनाव का प्रचार करने के लिए तमाम जो पार्टियाँ रैलियाँ कर रही हैं, ये कर रही हैं, तो इसमें आम आदमी पार्टी का भी ये मत है कि चुनाव की रैलियों के साथ साथ ये भी ध्यान रखना चाहिए कि इनकी वजह से, किसी भी गैदरिंग की वजह से हमारी जो ये बीमारी है जिसने ऑलरेडी देश को बहुत नुकसान पहुंचाया है, ये दोबारा से ना फैले। तो आम आदमी पार्टी सबसे पहले तो ये चाहती है कि क्लियर कट मेडिकल गाइडलाइंस आएँ और समय समय पर वो बुलेटिन अपडेट करते रहें, और जिसके हिसाब से चुनाव आयोग जो है निर्देश जारी करे कि आम आदमी की सभी पार्टियां अपने रैलियों के संबंध में किस तरह की नीति अपनाएं। आम आदमी पार्टी इसके किसी भी स्टैंड का समर्थन करेगी। जो भी नीति अपनाई जाएगी उसके बाद में पहली बार इस प्रदेश में जो मैंने मुद्दे आपको बताए उनके ऊपर चर्चा हो रही है, फिर हम जम के उसका प्रचार करेंगे। और मुझे लगता है कि पब्लिक का सबसे अच्छा रिस्पांस इस बार आम आदमी पार्टी को मिल रहा है, और जिसकी वजह से आप देख रहे होंगे कि जो हमने कहा कि 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, दूसरी पार्टियों ने भी कहना शुरू करा। हमने कहा कि बेरोजगारी भत्ता देंगे, और पार्टियां भी ये कह रही हैं। यानी कि अब मुद्दों की राजनीति का उदय उत्तर प्रदेश के अंदर हो चुका है, और जिसका श्रेय पूरी तरह से आम आदमी पार्टी को जाता है। ये सीट्स में भी बहुत अच्छी तरह से कन्वर्ट होगा। बहुत ही सरप्राइजिंग रिजल्ट आने वाले हैं। आपकी पार्टी इस बार कितने सीटों पे अपनी दावेदारी रखने के प्रयास में है? हमारा पहला इलेक्शन है और सारी सीटों पर हम चुनाव लड़ रहे हैं। 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी पार्टी, और एक मजबूत सरकार बनाने की तरफ हम उसी उद्देश्य के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। सर, देखिए, बाकी पार्टियां ऐसी भी चल रही हैं लखनऊ में, उत्तर प्रदेश में इस चुनाव में कई बाहर से भी पार्टियां आई हैं। आपको क्या लग रहा है उन पार्टियों के आने से किसका वोट बैंक ज़्यादा प्रभावित हो सकता है? वोट बैंक की राजनीति तो हमें सूट नहीं करती, क्योंकि हमारा कोई जातिगत या कोई परंपरागत वोट है ही नहीं। हमारा वोट बैंक वो है जो बिजली के बिलों से परेशान है। हमारा वोट बैंक वो है जो बेरोज़गारी से परेशान है। हमारा वोट बैंक वो है जो अपराध से परेशान है। हमारा वोट बैंक वो है जो सरकार के फर्जी मुकदमों से, इनकी बैड गवर्नेंस से परेशान है, जिनके घर में स्मार्ट मीटर लग गए हैं, एक्स्ट्रा बिजली के बिल आ रहे हैं, पढ़ाई ठीक से नहीं हो रही है, जिनको अस्पतालों में इलाज नहीं मिल रहा है। उन सब का समाधान आम आदमी पार्टी के अंदर है। तो हमारा ये वोट बैंक है। इसलिए मुझे नहीं पता कि बाहर से आने वाली जो पार्टियां हैं वो कौन सा मुद्दा लेके आ रही हैं, वो किस तरह के वोट बैंक को टारगेट कर रही हैं। लेकिन हमारा जो वोट बैंक है, हमारा जो टारगेट है, वो इन समस्याओं से पीड़ित व्यक्ति है। सर, एक चीज़ मैंने देखी है, जैसा कि आपने बताया कि बिजली फ्री रहेगी, ऐसा एक वादा अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी की तरफ से भी कर रहे हैं कि 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, प्लस साथ में किसानों की जो सिंचाई के लिए बिजली जाएगी वो भी उनको मुफ्त दी जाएगी। इस स्टैंड को आप अखिलेश जी का किस तरह देखते हैं? क्या बाकी पार्टियों की तरह ये सिर्फ वादों में जाएगा या किसी तरह से ग्राउंड पे काम होगा इस पर? देखिए, बिजली फ्री देना महज एक कोरा वादा करने से नहीं होगा। इसके पीछे बहुत बड़ा एक मैनेजमेंट होता है। बिजली विभाग के अंदर बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है उत्तर प्रदेश के अंदर। वो सपा सरकार में भी था, वो अभी भी है, वो बसपा में भी था। हज़ारों करोड़ का घाटा है। इसके पीछे सरकार की खराब पॉलिसीज़ हैं। तो जब तक वो करने का आपका ट्रैक रिकॉर्ड नहीं होगा, आपकी समझ नहीं होगी, आपकी पॉलिटिकल विल पावर नहीं होगी, आप खाली भाषण देके बिजली को फ्री नहीं कर सकते। हमने जो वादे किए हैं वो बिजली को फ्री करने का कहा है, किसानों की बिजली पूरी तरह फ्री करने को कहा है, पुराने बकाए माफ़ करने को कहा है, और इसके अलावा 24 घंटे बिजली देने को कहा है। और ये दिल्ली में सब कुछ हो रहा है, और ये इसलिए हो रहा है कि बिजली के डिपार्टमेंट में हमने मेजर रिफॉर्म किए हैं, लाइन लॉस रोके हैं, बिजली कंपनियों की टेक्नोलॉजी में चेंज करवाया है, उनको तमाम तरह के बहुत सारे ज़मीन से लेकर ऊपर तक अपग्रेडेशन करवाए हैं, भ्रष्टाचार को ख़त्म किया है, बजट के अंदर प्रोविज़न किया है, तब जाके ये हो पाया है। मुझे नहीं लगता कि ओरिजिनल को फोटोस्टेट करवा के उसकी वो वैल्यू मानी जाएगी। जो ओरिजिनल जब पार्टी सामने खड़ी है, जो दे सकती है, तो भरोसा उस पर किया जाना चाहिए, ना कि फोटोस्टेट पर। सर, एक आखिरी और मुख्य सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि कल की परिस्थितियाँ, जब प्रधानमंत्री जी की एक रैली थी फिरोजपुर में और वो जाना चाह रहे थे, लेकिन किसी वजह से प्रधानमंत्री की सुरक्षा में एक बहुत बड़ी चूक हुई, इसकी लापरवाही किसके सर जा सकती है? देखिए, प्रधानमंत्री जी का जो पद है और जो उनके साथ सुरक्षा व्यवस्था है, वो 10,000 सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ में चलते हैं, और उनका एक अपना तंत्र होता है जिसके अंदर खुफिया विभाग से लेकर तमाम तरह की एजेंसियां इन्वॉल्व होती हैं। प्रधानमंत्री जी का दौरा कोई ग्राम प्रधान के दौरे जैसा नहीं होता जो 1-2 गार्ड लेकर चलता है।
तो और सच्ची बात यह है कि जिस जगह पर वो करने के लिए अपनी सभा करने के लिए जा रहे थे वहाँ पर हज़ारों लोगों की व्यवस्था की गई थी और मात्र 400-500 लोग वहाँ बैठे थे, वो भी शायद टेंट वाले थे और उनके व्यवस्था करने वाले लोग थे। पब्लिक ने पूरी तरह से उनको नकार दिया था। पूरे पंजाब की जनता, किसान उनके विरोध में खड़े हैं, क्योंकि उन्होंने 700 किसानों की मौत पर यह कहा था कि कोई मेरे लिए थोड़ी मरे हैं। जब इतना संवेदनहीन व्यक्ति किसी जगह पर जाएगा जहां लोगों ने अपनों को खोया है, तो वो विरोध प्रदर्शन तो करेंगे। और अपने लोगों के, निहत्थे लोगों के शांतिपूर्ण तरीके के विरोध को आप अपनी जान को खतरा बता रहे हो जब आप 10,000 सिक्योरिटी गार्ड्स के बीच में घिरे हुए हो। तो ये तो एक प्रधानमंत्री पद की गरिमा को, आचरण को शोभा ही नहीं देता। ये जो सुरक्षा को खतरा बताया जा रहा है, ये पूरी तरह से ड्रामा है। सर, जैसे कि मीडिया और सूत्रों के हवाले से जो चीज़ें हमने भी देखी और भी लोगों ने देखी कि जिस पुल पे प्रधानमंत्री की गाड़ी रुकी हुई थी, वहाँ से कुछ ही दूर से लोग मोबाइल से भी उसको वीडियो शूट करने का प्रयास कर रहे थे और वहीं से 10 किलोमीटर दूरी पे पाकिस्तान का भी बॉर्डर है। क्या कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता था, जब मोबाइल से कोई वीडियो शूट की जा सकती है तो क्या उतनी दूरी से कोई और शूट करने का प्रयास नहीं कर सकता है, या ऐसा कोई खतरा? मैं एक छोटी सी बस जो परिस्थितियाँ थी उस पर आपसे सवाल कर रहा हूँ। तो अभी हमने देखा कि प्रधानमंत्री जी ने अपना जन्मदिन जो है वो जवानों के बीच बॉर्डर में मनाया था, और ऐसा वो करते रहते हैं। और तमाम प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री बॉर्डर पर जाते हैं, वहाँ हमारी सेनाएं वहाँ खड़ी होती हैं। तो इस तरह के इंतजाम करने के लिए हमारी जो सुरक्षा व्यवस्था है, हमारी सेनाएं हैं, हमारे जो बल हैं, वो सक्षम है। वहाँ पर फिर चुनाव रैली करने जाना ही नहीं चाहिए था। अगर वो 10 किलोमीटर बॉर्डर से है और आप अगर अपने बॉर्डर से इतना डरते हो, तो आपको वहाँ चुनाव प्रचार करने की क्या पड़ी थी? आप अपना सेफ जोन में चुनाव प्रचार करिए। अगर आप वहाँ जा रहे थे तो ये खतरा आपको पता हो। फिरोजपुर का था, जब वहाँ का मौसम खराब हुआ तब वो वहाँ से उन्होंने अपनी रूट चेंज करवा के किसी मजाक में हो जा रहे थे। मैं यही कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री जी वहाँ जा रहे थे, उनको कोई ज़बरदस्ती तो ले नहीं जा रहा था। उन्होंने चुना होगा वो जगह, उस समय इनको ये पता भी होगा कि वो कितनी दूर है बॉर्डर से। तो ये उनका चुना हुआ प्रदेश, कोई जो प्लेस था, वो किसी ने ज़बरदस्ती उनको नहीं बुलाया था। और उनके पास इतनी सुरक्षा व्यवस्था है, और पाकिस्तान जैसे देश से निपटने के लिए हमारे सारे सुरक्षा बल जो हैं वो सक्षम हैं। एक सक्षम प्रधानमंत्री हैं जिनको हम मानते हैं कि वो कोई कमज़ोर प्रधानमंत्री नहीं है। 56 इंच कहा जाता है। तो उससे डरने की और इस समय विक्टिम प्ले करने की कोई ज़रूरत नहीं। सर, एक विशेष और आखिरी मैं ये चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों से और प्रदेश की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे अपनी पार्टी की तरफ से आगामी चुनाव को लेकर, और ओमिक्रॉन और कोरोना के खतरे को देखते हुए? आप सभी लोगों को बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के अंदर यदि आप किसी इन्फेक्शन से या बीमारी से पीड़ित होते हैं, तो आपको सिर्फ अपने ऊपर भरोसा करना चाहिए, क्योंकि सरकार आपकी सुध नहीं लेने वाली। ना कि यहाँ के अस्पतालों में ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, बेड नहीं मिलेगा, दवाइयाँ नहीं मिलेंगी। आपको अपने ऊपर छोड़ दिया जाएगा। भाषण आकर टीवी पर कहा जाएगा आप आत्मनिर्भर बनिए, तो इसलिए आप आत्मनिर्भर रहें। मास्क लगाएं, दूरी बनाए रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। नेताओं के भाषणों को टीवी पर सुन लें, उतना काफ़ी है। उनकी रैलियों में पार्टिसिपेट ना करें अगर इन्फेक्शन का खतरा है। और इस बार जो वोट अपना दें वो जात, बिरादरी, मंदिर, मस्जिद, धर्म आदि पर ना देकर मूल मुद्दों पर दीजिए। बिजली, पानी, स्वास्थ्य और स्कूल के लिए दीजिए। मेरा यही कहना है। आत्मनिर्भर बनिए, अपनी सुरक्षा स्वयं करिए, किसी के झूठे और खोखले वादों पर मत जाइए, क्योंकि आपकी जान आपके हाथ में है। आगामी चुनाव के पहले कोरोना का भी एक खतरा है। मैं खुद भी सभी से अपील करना चाहूँगा, समाज से, जनता से, प्रदेश की जनता से, कि इस बार उनकी सुरक्षा उनके हाथ। सबका साथ, सबका विकास। कैमरामैन राज के साथ अवनीश मिश्रा, लाइव इंडिया 24 लखनऊ।